तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पार्किंसंस डिसीज पैथोफिजियोलॉजी। रिजिडिटी होती है, आप आपके हाथ को इतना भी मूव नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम में दो न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मर्स इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप आपकी बेसिक डिटेल फिलअप कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जो डिटेल अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मर्स इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, इनके नोट्स, वीडियो लेक्चर, ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके फार्मर्स इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पार्किंसंस डिसीज पैथोफिजियोलॉजी। पार्किंसंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज हो जाता है, और इसके कारण आपके बॉडी में ट्रिमर्स प्रोड्यूस होता है, हाथ पाँव इस तरीके से कांपने लगते हैं। रिजिडिटी होती है, आप आपके हाथ को इतना भी मूव नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। ब्रैडिकाइनेशिया, आपकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पार्किंसन होता है तो मेरी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से एकदम स्लो 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 होती रहेगी। एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मैं किसी भी पर्टिकुलर पोस्चर में अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाऊंगा, ना ठीक से चल पाऊंगा, ना ठीक से खड़ा रह सकता हूँ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये टाइम के साथ डेवलप होती है। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और ये तब होता है जब आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। तो सवाल ये आता है कि डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन एग्जैक्टली हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ पे होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। आपके ब्रेन के तीन सेक्शंस है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन। तो ये जो मिड ब्रेन का सेक्शन है, यहाँ से हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डोपामाइन को ऑल ओवर द ब्रेन सर्कुलेट करता है। सो मेन सोर्स क्या है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का? सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारे ब्रेन के मिडल सेक्शन में होता है, जहाँ पे डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन ऑल ओवर द ब्रेन डोपामाइन को सर्कुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट निक्रोस्ट्राइटल पाथवे। तो मान लीजिए आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन के मिडल पोर्शन में डोपामाइन बन रहा है, और यहाँ से निक्रोस्ट्राइटल पाथवे जो है ये ऑल ओवर द ब्रेन डोपामाइन को सर्कुलेट करता है फॉर इट्स इफेक्टिव एक्शन। सो डोपामाइन का एग्जैक्ट रोल आपके ब्रेन के अंदर क्या है, और वो आपके बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डोपामाइन इज द ब्रेन केमिकल दैट कंट्रोल स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। एक ऐसा केमिकल जो आपके बॉडी की स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जिस तरीके से आप रन करते हैं, वॉक करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बॉडी की स्मूथ मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें डोपामाइन के कंट्रोल में है। इसमें दो टाइप के पाथवे हैं, एक होता है डायरेक्ट एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करने के लिए डोपामाइन आपको मदद करेगा, एंड जो इनडायरेक्ट पाथवे है ये आपके मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए मदद करता है। कुछ मूवमेंट आपके बॉडी की अनवांटेड होती है, जिनको उस समय पे करना ज़रूरी नहीं है, तो उन सबको रोकने के लिए इनडायरेक्ट पाथवे आपकी हेल्प करेगा। एंड जो डायरेक्ट पाथवे है ये आपको मदद करेगा मूवमेंट को शुरू करने के लिए। तो फिर सवाल ये है, अब अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें स्टडी करनी है तो एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि उस इंसान को पार्किंसंस हुआ है। तो चलो वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है डिग्रेडेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। आपके ब्रेन के अंदर का सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा जो मिड ब्रेन का सेक्शन है, यहाँ से आपके डोपामाइन बनाने वाले जो न्यूरॉन है वो डिजेनरेट हो जाता है, जिससे डोपामाइन की डेफिशिएंसी आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट होती है, और इसी डेफिशिएंसी के कारण डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है इनसाइड योर बेसल गैंग्लिया। अब सवाल ये आता है कि एसिटाइल कोलिन कहाँ से आया, इसका क्या कनेक्शन है? तो सिंपल ये है, आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम में दो न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक होता है डोपामाइन एंड दूसरा होता है एसिटाइल कोलिन। जब तक ये बैलेंस्ड है आपकी मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड रहेगी, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है
तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डोपामाइन की लेवल कम है, एसिटाइलकोलिन की लेवल ज़्यादा है, इसके कारण ट्रिमर्स प्रोड्यूस होता है। सो डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स एक दूसरे को अपोज करता है। डोपामिनर्जिक जो है वो इनहिबिटरी फंक्शन देता है, कोलिनर्जिक जो है वो एक्साइटेटरी फंक्शन देता है। लेकिन ये इम्बैलेंस क्रिएट होने से एसिटाइलकोलिन डोमिनेंट बन जाता है, इसकी एक्टिविटी हमें एक्साइटेशन की ज़्यादा मिलती है, इसी रीज़न से हमें ट्रिमर्स आता है। दूसरा रीज़न है लेवी बॉडी फॉर्मेशन। एक तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डीजनरेट हो रहे हैं, ये एज के साथ हो सकता है, ट्रॉमा इंजरी के साथ हो सकता है। दूसरा है लेवी बॉडी फॉर्मेशन, कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो आपके ब्रेन के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के बॉडी में और उनके अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है, जो डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। लेवी बॉडीज ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपकी न्यूरोनल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं और इनके कारण न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है। दीज आर दी डिफेक्टिव प्रोटीन्स विच कैन डैमेज डोपामाइन फॉर्मिंग न्यूरॉन्स। अब इससे क्या होगा, डोपामाइन की लेवल आपके ब्रेन के अंदर घटेगी और उससे पार्किंसंस की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो पहला रीज़न हमने डिस्कस किया कि किसी रीज़न से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिजनरेट हो रहे हैं। दूसरा, लेवी बॉडीज कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को मार रहे हैं। एंड तीसरा है बेसल गैंग्लिया सर्किट डिसफंक्शन। कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि डोपामाइन की लेवल कम होने के कारण इनहिबिटरी आउटपुट जो बेसल गैंग्लिया से होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट विल डिक्रीज थैलेमिक स्टिमुलेशन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। मतलब ये प्रोसेस देखिए, डोपामाइन की लेवल कम है, इसके कारण से जो इनहिबिटरी आउटपुट है बेसल गैंग्लिया का वो इंक्रीज हो जाता है। इसी रीज़न से थैलेमिक स्टिमुलेशन जो है वो डिक्रीज होता है और इसका इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट पाथवे जो है आपका वो अंडर एक्टिव हो जाएगा। मतलब आप जो मूवमेंट करना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो नहीं हो पाएगी। एंड इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, जो मूवमेंट नहीं करना चाहते वही होने लगेगी। ओवरऑल इसका मतलब इतना ही होता है कि एसिटाइलकोलिन की एक्शन यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और आपके हाथ पाँव कांपने लगेंगे। सो रिजल्ट्स इन ब्रैडिकाइनेशिया एंड रिजिडिटी। इससे आपकी बॉडी बहुत कम मूव करेगी एंड आपके बॉडी के अंदर एक रिजिडिटी आने लगती है। तो ऊपर हमने डिस्कस किया ट्रिमर्स कैसे आते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपकी बॉडी अनवांटेड मूवमेंट्स को आगे फॉरवर्ड करती है, मतलब ओवर एक्टिव बन जाती है। इनहिबिटरी पाथवे जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओके, हाँ, डायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ये अंडर एक्टिव हो रहे हैं। इनडायरेक्ट पाथवे जो है वे आपके मूवमेंट को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है ज़्यादा मूव नहीं कर पाती। क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा पता है, सी इनडायरेक्ट पाथवे जो है अनवांटेड मूवमेंट को स्टॉप करता है, डायरेक्ट वाले जो है मूवमेंट को शुरू करता है। बट जब डोपामाइन की लेवल आपके ब्रेन के अंदर कम हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट पाथवे जो मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो काम करना बंद करते हैं एंड इनडायरेक्ट पाथवे ये आपके मूवमेंट को इनहिबिट कर रहा है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाती और एक टाइप की रिजिडिटी आपके बॉडी में आने लगती है। तो ये तीसरा कॉज है दैट इज बेसल गैंग्लिया सर्किट डिसफंक्शन, जिससे हमें पार्किंसंस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। देन फोर्थ कॉज इज न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। जैसे कि पार्किंसंस में डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन डैमेज हो चुके हैं, तो डोपामाइन की लेवल कम है एंड एसिटाइलकोलिन की लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है, मोटर सिम्टम जो है वो आपके अफेक्ट होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होने लगती है, आप ठीक से मूव नहीं कर पाते, ब्रैडिकाइनेशिया डेवलप होता है। अदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो भी बदल जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन की लेवल डिक्रीज हो जाती है और इसका कन्वर्जन आगे होता है डिप्रेशन में एंड स्लीप डिस्टर्बेंस में। तो ये थे कुछ की पैथोफिजियोलॉजिकल पॉइंट्स जिनके कारण हमारे ब्रेन के अंदर पार्किंसंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब सवाल यह है इसके सिम्टम्स क्या है, उन्हें याद रखने की ट्रिक है ट्रैप। ट्रैप स्टैंड्स फॉर ट्रिमर, रिजिडिटी, अकाइनेशिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैडिकाइनेशिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ट्रिमर्स में क्या होता है, आपके हाथ पाँव इनवॉलेंटरली आपकी इच्छा नहीं है फिर भी वो इस तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। रिजिडिटी, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो रेजिस्ट करने लगती है, आप ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। अकाइनेशिया, आपकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, आपकी वॉकिंग स्टाइल, आपकी बोलने की स्टाइल ये बहुत एकदम स्लो डाउन हो जाता है, इवन आप ब्लिंक भी नहीं कर पाते। एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, आप एक जगह पे ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते,
खड़े भी नहीं रह सकते और आप गिर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो पार्किंसंस डिसीज में आती है। सो दीज आर ऑल प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज। अब इसके पीछे कॉज क्या है? तो पहला कॉज है नेचुरल एजिंग। अगर आपकी एज बढ़ जाती है तो एज के साथ डोपामाइन बनाने वाले जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाते हैं और इससे डोपामाइन का सीक्रेशन ब्रेन के अंदर नहीं होता है और इससे आपकी जो स्मूथ मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है। दूसरा है जेनेटिक कॉज। अगर आपके जीन्स में, आपके फैमिली के अंदर पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्टिव जीन्स है, तो इनके कारण आपके भी ब्रेन के अंदर वो डिफेक्टिव जीन्स टाइम के साथ डेवलप होने लगेंगे और उनके कारण पार्किंसंस क्रिएट हो सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, अगर आप पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हेवी मेटल्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये केमिकल आपके ब्रेन के अंदर जाके डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं और इसके कारण ब्रेन इंजरीज के रिस्क भी बढ़ता है और ये आगे जाके पार्किंसंस का रिस्क जो है वो बढ़ा देता है। सो ये 3 कॉजेस हैं जिनके कारण पार्किंसंस आपके ब्रेन के अंदर डेवलप हो सकता है। चौथा कॉज है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन हैं जिनके कारण हमें जनरली पार्किंसंस डेवलप होता है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ये क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जाके डोपामाइनर्जिक D2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है और इसी रीजन से डोपामाइन की एक्शन जो ब्रेन के ऊपर होनी चाहिए थी वो ठीक से होती नहीं है एंड दैट विल लीड्स टू पार्किंसन। एग्जाम्पल हैलोपेरिडोल। एंटीएमेटिक ड्रग्स, ये भी डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक करता है, डोपामाइन का सीक्रेशन जो है वो अफेक्ट करता है, इसके कारण भी पार्किंसंस डेवलप हो सकता है। अदर रीजंस में स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम है, ब्रेन इन्फेक्शन है, फ्लूइड बिल्डअप है, ये हमारे मूवमेंट को अफेक्ट करता है। एंड स्ट्रेस ऑन द ब्रेन सेल, अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो फिर रिस्क बढ़ सकती है कि आपके डोपामाइन बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि एटीपी नहीं बन रहा है। ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा और जब तक एटीपी नहीं बनेगा सेल काम नहीं करेगी और इसके कारण से डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन जो है वो डेड हो सकता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर्स विच कैन कॉज पार्किंसंस डिसीज। अब बात करते हैं पार्किंसंस के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में पहली ट्रीटमेंट है इंक्रीज डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन की लेवल को हमें बढ़ाना होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप लीवोडोपा नाम की मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन सिंगल डोसेज फॉर्म में नहीं ले सकते, आपको इसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेना होगा, क्योंकि कार्बिडोपा लीवोडोपा के मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा आपके ब्रेन के अंदर एंटर करेगा और इससे डोपामाइन की जो एक्शन है ब्रेन के अंदर इंक्रीज होगी और इससे पार्किंसंस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। दूसरा है डोपामाइनर्जिक अगोनिस्ट। इसमें हम प्रामिपेक्सोल, प्रोपिनिरोल, ब्रोमोक्रिप्टिन ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन हमारे ब्रेन के अंदर जाके डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, डोपामाइनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, पार्किंसंस के सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। फिर हम यूज़ कर सकते हैं माओबी इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि माओबी एंजाइम्स हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन को मेटाबोलाइज करता है। माओबी का मतलब होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अगर आपने इस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन की लेवल इंक्रीज होगी और इससे पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर आता है कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज, एक ऐसा एंजाइम जो डोपामाइन को मेटाबोलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एंटाकैपन एंड टोलकैपन। इनकी मदद से आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का जो मेटाबॉलिज्म है वो हम रोक सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन की एक्शन हमें लंबे समय के लिए मिलेगी। सो ये थी पहली ट्रीटमेंट जिसमें हमने मेडिसिन को यूज़ किया। दूसरी ट्रीटमेंट है कि हम बाकी केमिकल्स को भी जो ब्रेन के अंदर है उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स जो ट्रेमर्स को कंट्रोल करते हैं, बेंजाइट्रोपिन, ट्राइहेक्साफेनिडिल जो एसिटिलकोलिन के एक्सेसिव एक्शन को ब्रेन के अंदर स्टॉप करते हैं, एंड एमेंटिडिन जो है ये भी डिस्काइनेशिया एंड ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान्स फॉर पार्किंसंस डिसीज, जिसमें हमने पार्किंसन क्या होता है, उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या रीजंस है जिसके कारण ब्रेन के अंदर के डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन डैमेज होते हैं और उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस की।
ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मस इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मस इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। जैसे कि जीपैट के लिए है अर्जुना 2.0, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए है ऑल इंडिया फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए है ड्रग इंस्पेक्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो ये जो कोर्सेज है इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।